नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्रिपाठी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 30 जून 2024 के करंट अफेयर के बारे में। यह क्लास होगी वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह क्लास है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 में पीएम मोदी ने शामिल नहीं होने का फैसला किया। उनकी जगह भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अर्थात पीएम मोदी डिसाइडेड नॉट टू अटेंड द एससीओ एनुअल समिट 2024, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन हिज प्लेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विदेश मंत्री एस जयशंकर। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि एससीओ यह एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है और इसका आयोजन 3 से 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में इसका आयोजन किया जाएगा। वैसे तो यह समिट राष्ट्र प्रमुखों का है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शामिल न होने का फैसला किया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और ऑस्ट्रिया की अपनी 2 देशों की यात्रा की योजना के मद्देनजर एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि पीएम मोदी 8 से 9 जुलाई तक रूस की यात्रा पर रहेंगे, जो पिछले 5 वर्षों में उनकी पहली रूस यात्रा होगी तथा रूस की यात्रा समाप्त करने के बाद वे 9 जुलाई को 2 दिवसीय यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि यूनिसेफ से जुड़ी हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट HEI की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दक्षिण एशिया में कुपोषण के बाद सबसे अधिक मौत की वजह क्या बताई गई है? अर्थात अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द हेल्थ इफेक्टेड इंस्टीट्यूट HEI associated with UNICEF, what was the second most common case of death in South Asia in 2021 after malnutrition? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि यूनिसेफ से जुड़ी संस्था HEI की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया में वर्ष 2021 में 81 लाख लोगों की मौत हुई। इनमें सबसे ज़्यादा किन 2 देशों के लोग थे? अर्थात अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ HEI एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद यूनिसेफ, 81 लाख पीपल डेड इन द वर्ल्ड in the year 2021 due to air pollution. Among them, most people were from which 2 countries? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन और भारत में। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि इस रिपोर्ट का नाम हेल्थ इफेक्टेड इंस्टीट्यूट एनुअल रिपोर्ट 2023 है तथा यह किसके द्वारा जारी की गई? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट HEI द्वारा जारी की गई। कब जारी की गई? जून 2024 में। नेक्स्ट देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा वर्ष 2021 में चीन में लगभग 23 लाख और उसके बाद भारत में लगभग 21 लाख लोगों की मौतें हुई तथा ये दुनिया भर में हुई कुल मौतों का 12% है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं कि राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 के विजेता का नाम बताइए। अर्थात नेम द विनर ऑफ द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संजना ठाकुर। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि भारत के मुंबई निवासी लेखिका संजना ठाकुर को उनकी शॉर्ट स्टोरी ऐश्वर्या राय के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार उन्हें 26 जून 2024 को लंदन में मिला तथा इसमें 5000 पाउंड का नगद पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद देखते हैं कि यह पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी तथा संजना राठौर यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला लेखिका हैं। इसके बाद देखते हैं कि वर्ष 2016 में भारतीय लेखक पाराशर कुलकर्णी को उनकी कहानी काऊ एंड कंपनी और कृतिका पांडे को 2020 में
द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं कि हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमीर देशों के लोगों के पलायन के मामले में भारत की क्या रैंक है, अर्थात अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ हेनली पार्टनर्स व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ माइग्रेशन ऑफ रिच पीपल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरी रैंक। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं कि हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में कितने करोड़पति लोगों का भारत से पलायन करने का अनुमान है, अर्थात अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ हेनली पार्टनर्स हाउ मैनी मिलीनियर्स आर एक्सपेक्टेड टू माइग्रेट फ्रॉम इंडिया इन द ईयर ऑफ 2024। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4300 लोग। आइए फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि 2024 में चीन से सबसे अधिक 15,200 लोगों ने पलायन किया। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम से 9,500 करोड़पति दूसरे देशों की ओर पलायन कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद भारत का स्थान आता है। वर्ष 2024 में करीब 4,300 भारतीय करोड़पति देश छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रिपोर्ट में ये भी बात बताई गई है कि इसमें से अधिकांश का ठिकाना यूएई होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरनेशनल फर्म हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट में उन लोगों की गिनती की गई है जिनके पास कम से कम $10 लाख अर्थात 8.3 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने नाटो सदस्य देश को मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे सूची से हटा दिया, अर्थात विच नाटो मेंबर कंट्री हैज बीन रिमूव फ्रॉम द मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे लिस्ट बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्की। आइए फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि FATF ने 28 जून 2024 को देश के आर्थिक सुधार को बेहतर देखते हुए उसे ग्रे सूची से हटा दिया तथा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के कारण तुर्की को 2021 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि तुर्की के उपराष्ट्रपति शेवडेट यलमाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इस विकास के साथ हमारे देश की वित्तीय प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास और भी मजबूत हो गया है। आइए फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं कि FATF क्या है। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकवाद को सहायता देने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है तथा FATF की स्थापना जुलाई 1989 में पेरिस फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। आइए फ्रेंड्स इसके बाद तुर्की देश से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं कि तुर्की देश की राजधानी अंकारा है तथा तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान हैं। इसके बाद देखते हैं कि तुर्की की टोटल आबादी 8.5 करोड़ 2022 के आंकड़ों के अनुसार तुर्की की भाषा तुर्की की मुद्रा टर्किश लीरा है तथा तुर्की के पड़ोसी देशों में आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, जॉर्जिया, ग्रीस, ईरान, इराक और सीरिया आदि देश तुर्की देश के पड़ोसी देश हैं। आइए फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं कि क्रिकेट को डकवर्थ लुईस स्टर्न नियम देने वाले सांख्यिकीविद फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया है। वह किस देश से थे, अर्थात स्टैटिस्टिशियन फ्रैंक डकवर्थ हु गैव द डकवर्थ लुईस स्टर्न DLS रूल टू क्रिकेट हैज पास्ड अवे, ही वाज फ्रॉम विच कंट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड देश। आइए फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि 84 वर्ष के डकवर्थ लुईस का निधन 21 जून 2024 को हो गया तथा डकवर्थ ने अपने साथी सांख्यिकीविद टोनी लुईस के साथ DLS पद्धति को तैयार किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि इस नियम का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बारिश या अन्य कारण से मैच जारी रखने में बाधा आ जाए, समय बचाने के लिए ओवरों में कटौती कर दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2001 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ ICC ने इस नियम को हरी झंडी दिखाई थी तथा फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस के संन्यास के बाद एक ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकीविद
स्टीवन स्टर्न ने इस पद्धति की बेहतरी के लिए कुछ सुधार किए थे। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात व्हेन इज इंटरनेशनल पार्लियामेंटरिज्म डे ऑफ सब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन से बी 30 जून को। आइए फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस वर्ष 2024 की प्रमुख थीम संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए पुल का निर्माण वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस की प्रमुख थीम है, अर्थात पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी बिल्डिंग ब्रिज फॉर पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद देखते हैं कि यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था तथा हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस मनाया जाता है, जो अंतर संसदीय संघ के गठन की स्मृति में समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं कि आईपीयू की स्थापना लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने, जवाबदेही को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय संसदों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के महान उद्देश्य के साथ की गई थी। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं कि यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में धूम्रपान करने वालों की संख्या में कितने फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20% की। आइए फ्रेंड्स आपके लिए आज का सवाल इस प्रकार है कि क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट समझौते के तहत किस देश के नागरिक भारत में 1 लाख रुपए तक की ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट देकर बताना है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।